नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सी इंटरमीडिएट का पेपर 6 में जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, उसका चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं आपकी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एंड उसमें मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे करना है। ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो कि कॉम्बिनेशन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग को लेकर। तो ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट जो है वो बहुत ही मस्ट हो जाता है। ये क्या करेगा? इट विल एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। यहाँ पे दो चीजें देखने वाली है, इफिशिएंट होना चाहिए और टाइमली मैनर पे होना चाहिए, है ना। और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हमारा जो नॉलेज होगा क्लाइंट के बिजनेस का उसको इनकम्पास करते हुए हमको ऑडिट प्लान को बनाना होगा। चार मोटी मोटी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। सबसे पहले एक्वायर द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। वहीं से हमारा बेस बनता है ताकि हम सबसे पहले उसके सिस्टम को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी चीजों को हम फेस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हमको देखना है कि एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल, की जो इंटरनल कंट्रोल में चीजें ऑलरेडी कवर हो गई हैं उसको अपने को कितना रिलायंस रखना है, ये आपको इसमें प्लान में कवर करना होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, के आपने सिस्टम समझ लिया है, आपने इंटरनल कंट्रोल को समझ लिया है, इसके बीच से आप क्या निकाल लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे एंड दैट्स वेयर यू विल डिटरमाइन द एंड प्लान फॉर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। तो ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म among the different team members in the engagement teams, right? So the work distribution etc will also come as part of the audit plan. चलिए, प्लान क्या है? कोई कॉन्क्रीट नहीं है, पत्थर में नहीं लिखा हुआ है। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। जब भी आपको जरूरत लगेगी आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। AC 300 इसके बारे में बात करता है कि प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, है ना, बट एक कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस ये कहा गया है। बेनिफिट क्या होंगे इस प्लानिंग को, है ना? इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले ये हेल्प करेगा ऑडिटर को डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। साथ ही ऑडिट प्लान क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन ए टाइमली बेसिस। ये हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि जो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हम हमारी ऑडिट को कंडक्ट कर पाएंगे। असिस्ट करता है सिलेक्शन में एंगेजमेंट टीम मेंबर को कि भाई किसका काम किस लेवल का क्या क्या हमारे स्कोप में है, तो उसके हमें कौन कौन सी चीजों के लिए किस किस एक्सपर्ट की जरूरत लग सकती है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ज्यादा सहायता मिल जाती है। एंटिसिपेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द वर्क हो सकता है अकॉर्डिंगली। और क्या करता है, फैसिलिटेट करेगा डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। जो क्रिटिकल एरिया रहेंगे वहां पे हम ज्यादा फोकस देकर इसको काम को कर पाएंगे। साथ ही हमें मदद करेगा कोऑर्डिनेशन द वर्क डन बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट्स, राइट। ये उनके काम के बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करेगा, चीजों को सिक्वेंशलाइज करने में हमें मदद मिलेगी। तो ये तो बात हो गई हमारी ऑडिट प्लानिंग के बारे में। इसमें हमने बात किया है दो चीजों के बारे में, ऑडिट प्लानिंग होती क्या है, प्लान में क्या क्या चीजों को कवर करना है, और आगे बढ़ते हुए हमने बात किया है बेनिफिट्स के बारे में कि ऑडिट के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑडिट स्ट्रेटेजी की, है ना। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करेगी, ये स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट जो है उसको सेट करती है। अल्टीमेटली इट विल गाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी का कोर क्रक्स रहेगा। चलिए, प्रोसेस क्या रहेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का, जो ऑडिटर जो डिटरमाइन करेगा सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि रिसोर्सेस जो डिप्लॉय करने स्पेसिफिक ऑडिट एरिया में, है ना, उसमें एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हाई रिस्क एरिया पे आप यूटिलाइज करेंगे, एक्सपर्ट्स को आप कॉम्प्लेक्स मैटर्स के ऊपर एंगेज करने की कोशिश करेंगे,
कितने रिसोर्सेज को कहाँ पे एलोकेट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में, है ना, कि भाई ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे हमें इन्वेंट्री काउंट करने में, तो आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है तो वहां पे आप देखना है कि इंटरिम ऑडिट की स्टेज क्या है और कोई की कट ऑफ डेट तो नहीं आ रही है, राइट। तो वहां पे ये सारी चीजों को भी आप देख के समझ सके काम करना पड़ेगा। इन रिसोर्सेस को जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम के उनको कैसे मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उनकी टीम की ब्रीफिंग कब करनी है, डिब्रीफिंग कब करनी है, वो सारा प्लानिंग में करना है। एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर का रिव्यू कब करना है, राइट, वेदर हम वो ऑन साइट करेंगे या ऑफ साइट करेंगे। और एंगेजमेंट का ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें कवर करनी होंगी आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में। इन सब चीजों को मदद करती है आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को। ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे तो आपको एक बेटर प्लानिंग करने में इसका हेल्प मिलेगा। आप स्टेब्लिश कैसे करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट क्या है ना, कि जो इसके स्कोप को डिफाइन करेंगे, तो हमें उसके बारे में बात करनी होगी। अगले हमें रहेगा कि भाई इस रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट क्या है, टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड, उसके बारे में हमें असर्टेन करना होगा। साथ ही साथ हमें देखना होगा कि फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के अनुसार सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, उसको हमें कंसिडर करना होगा, है ना। अगर कोई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज थी उसके रिजल्ट्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और जो भी हमने नॉलेज गेन किया है या दूसरी जो एंगेजमेंट परफॉर्म की है बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एंटिटी के साथ, उन वो का जो भी रिलेवेंट पोर्शन रहेगा वो भी आप जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी में कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे एंटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करते टाइम पे ध्यान रखना है। चलिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या कहता है? तो भाई ये जो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड to address the various matters identified in the overall audit strategy। जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी एक बार अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया उसके बेसिस पे आप डिटेल्ड प्लान को डेवलप कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो सुपीरियर है और उसके अंडरलाइन जो है आपका ऑडिट प्लान है एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज में आ जाता है। भाई आपकी जो ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करना है वो आप एफिशिएंट यूज कैसे कर सकते हैं ऑडिटर के रिसोर्सेज का, ये आपको स्ट्रेटेजी बताएगा। Overall audit strategy और detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential processes। दोनों sequential नहीं है, but are closely interrelated since change in one may result in the consequential changes to the other। Typically strategy जो है पहले फॉर्म करते हैं और प्लान सेकेंडरी होता है, पर ये साथ साथ भी चल सकता है, क्योंकि आप क्या हुआ ऑडिट प्लान में एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, उस एरिया को आपको कैसे डील करना है वो आप स्ट्रेटेजी में कवर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाएंगे। तो ये दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे आपको, और इसी तरीके से आपको इसको ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को डेवलप करते हुए चलना पड़ेगा। जब भी आपके प्लान में चेंजेस होंगे तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी चेंजेस आ जाएंगे। चलिए जी, हमने ऑडिट प्लान की बात कर ली, हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात कर ली, उन दोनों का रिलेशनशिप का बात कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट कैसे करना है ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो हमें ऐसे 315 के अनुसार करना है ना। इसके अंदर रहेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो कि ऐसे 330 के हिसाब से रहेगा, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट रहेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रहेगा, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स रहेगा। कौन कौन सी एसेस हैं? ऐसे 315 है, ऐसे 330 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर भी हमने इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए और डिटेल हो जाएगा। प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी, प्लान जो है इवॉल्व होता चला जाएगा, चीजों में और क्लियरिटी आती आपकी चली जाएगी। हमने ऊपर बात किया था कि नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस होना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल
ऑडिट प्लान एंड डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। ठीक है जी। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ये, और ऐसे 315 में बोलता है कि जो है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो वहां पे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके रखना पड़ेगा। क्या समझने की जरूरत है हमें यहाँ पे? हमें समझना पड़ेगा इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कौन सा हमें कॉन्टेक्स्ट उसको इम्प्लीमेंट करके ऑडिट करके उस प्लान को डेवलप करना है। नेचर ऑफ एंटिटी में हम क्या क्या देखेंगे? हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन कैसा कर रहा है, ओनरशिप क्या है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है जो कंपनी कर रही है ना, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, कुछ अपने चाइल्ड सब्सिडीज वगैरह बना रही है, नए प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव ले रही है, तो उसको हमें ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही हमें देखना पड़ेगा कि एंटिटी स्ट्रक्चर्ड कैसे है और इसके पास फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है, ये चीजें भी आपको समझना होगा। और सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसको स्कॉट भी बोलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। अकाउंट बैलेंस को देखना पड़ेगा, और डिस्क्लोजर्स क्या क्या है टू बी एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए, साथ ही हमें जरूरत लगेगी एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, और उनमें अगर कोई चेंज किया गया है तो उसका रीजन फॉर चेंजिंग दोज एक्टिविटीज। हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो एप्रोप्रिएट है इस बिजनेस के हिसाब से, कंसिस्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, और रिलेवेंट इंडस्ट्री में वो यूज की जा रही है या नहीं की जा रही है। राइट, मान लीजिए कि वो पॉलिसी सही है, फ्रेमवर्क भी ठीक है, मगर इंडस्ट्री उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, वो डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो गवर्निंग ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क होता है, तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही साथ पता लगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है मगर वो पॉलिसी जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कंप्लायंस में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको इसको रिविजिट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको ऑडिट के स्कोप में इसको कवर करना होगा। चलिए, साथ ही आपको देखना होगा एंटिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है और की स्टडीज क्या है इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, है ना। साथ ही साथ अगर आपको कोई रिलेटेड बिजनेस रिस्क मिल जाती है और which may result into the risk of material misstatement because of these objective strategies or any other related business risk, आपको वो आइडेंटिफाई करके समझना होगा। आपको देखना होगा कि लॉस ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू द एंटिटीज इनेबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल कवेनेंट्स अगर कुछ आ रहा है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रख के इसको देखना होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी? आपको इनेबल करेंगी आपका नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस समझने के लिए कि कहाँ पे क्या मिस आउट हुआ है और किस इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या यूटिलाइज करने वाले हैं, ऑपरेशन कैसे हो रहा है, गवर्नेंस कैसे हो रही है, राइट, इन्वेस्टमेंट क्या मेक कर रहे हैं, क्या क्या हम डिस्क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे चुनी हुई है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज किया गया है क्या, वो इंडस्ट्री और बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट में सुटेबल है या नहीं है, राइट। साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्टिव स्टडीज वगैरह जो है और उससे जो रिस्क आइडेंटिफाई हो रही है बिजनेस रिस्क की, जिनसे कि हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसी अगर कोई रिस्क आपको निकल के बाहर आ रही है तो उसको आपको कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना होगा, उसके बेसिस पे आप अपने को एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप अपने ऑडिट प्लान के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ऊपर बात किया था कि ऑडिट प्लानिंग क्या है, वन टाइम अफेयर नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द सेंस इट्स अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, है ना, कि शुरुआत में शुरू करते दिया है हमने, इनिशियल ड्राफ्ट बन गया, हमारा फर्स्ट वर्जन हो गया है, जैसे जैसे हम काम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे हमको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, जैसे जैसे नए सिनेरियोस मिलेंगे उसकी टाइमिंग के हिसाब से, उन एक्टिविटीज के होने के हिसाब से हमारी ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं हो सकता है उनको रिवाइज करना पड़े, उनको अपडेट करना पड़े, और अकॉर्डिंगली हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिनमें मैटर्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर क्या अप्लाई करनी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको इवॉल्व हो सकता है, एंटिटी कैसे उससे कंप्लाई कर रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट क्या है, एंड फाइनली द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम कैसे करने वाले हैं। ये सारी जानकारी हमारे ऑडिट प्लानिंग में रहेगी और ये इवॉल्व होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि
एक पर्टिकुलर हमने शुरुआत में एक्सपर्ट को प्लान नहीं किया, मान लीजिए, है ना, एक सर्टेन सेक्शन को हम ऑडिट करने के लिए गए और वहां जाके हमको पता लगता है कि यार ये सेक्शन जो है यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टीम में हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडिट प्लान को रिवाइज कर सकते हैं, उस एक्सपर्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं टीम के अंदर। आपने शुरुआत में प्लान किया था, मगर जब आप ऑडिट करने गए आपको पता लगा कि नहीं, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में तो मटेरियलिटी है ही नहीं, तो आप हो सकते हैं उस वाले सेक्शन को एक्सक्लूड कर दें। एक्सक्लूड कर दें मतलब कि आप अल्टरनेट प्रोसीजर्स वहां पे परफॉर्म कर दें, आप सैंपलिंग कर लें, उतना ज्यादा एक्सटेंड उसमें नहीं करेंगे जितना आपने इनिशियली प्लान किया था, या वाइस वर्सा। पहले आपने उसको छोटा समझा था, मगर जब ऑडिट करने गए तो वहां पे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस आपको मिलते चले गए, तो उसकी मटेरियलिटी आपको लगती है कि ये सिग्निफिकेंट हो गया है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर को रिवाइज करेंगे और एडिशनल कॉन्टेक्स्ट को लेकर आते हुए आप अपने ऑडिट प्लान को अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको वन टाइम अफेयर आप ना समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें हमने बात कर लिया कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है और ऑडिट प्लान बनाना है ना, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है वो एंटिटी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। उनको पहले बता दें कि मैं यही चीजें करने वाला हूँ, ये प्लान एक बार रन थ्रू कर दे उनके साथ, अपनी स्ट्रेटेजी को उनको इवॉल्व करवा दे, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ बेटर इनपुट आ जाए, राइट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें आप ही के साथ है, आप बात तो कर सकते हैं पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहेगी। जब भी आप ये मैटर डिस्कस किया है आपने और ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में इंक्लूड किए हैं, हमें देखना है कि हमें इफेक्टिवनेस को कंप्रोमाइज नहीं करना है ना। बातचीत और डिस्कशन अच्छा है, मगर आपको एंड गोल आपका एज ऑडिटर ये रहेगा कि आपकी इफेक्टिवनेस जो है कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर जो आपके हैं उनको आपको इन्वॉल्व करना है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जो बढ़ा देगा प्लानिंग प्रोसेस की। ठीक है, चलिए चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। अब पता लगा कि हमने प्लानिंग तो कर लिया था शुरुआत में, बहुत अच्छा काम करके हम आगे बढ़ने वाले थे, ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गया, ऑडिट प्लान बन गया है, पर कोर्स ऑफ द ऑडिट में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए हैं, कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं, राइट, कि हमको लगता है कि अब हमको मॉडिफाई करनी पड़ेगी क्या, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान। और इससे क्या होगा, हमारी प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। इस रिवाइज कंसिडरेशन के बेसिस पे हमें रिस्क को फिर से करना पड़ेगा, है ना। और ये जो चीजें हैं इट मे कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन, और सिग्निफिकेंटली अगर डिफर करेगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर्स प्लान, तो उस केस में भी हम जो है ऑडिट प्रोसीजर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की तरफ। ये वाला सेक्शन बात करता है कि भाई ऑडिटर शेल प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द direction and supervision of the engagement team member and the review of their work. Ultimately, auditor is responsible for coordination of the work within the team. तो यहाँ पे उसको क्या देखना पड़ेगा, की चीजें जो रहेंगी, जो की फैक्टर्स रहेंगे सुपरविजन या डायरेक्शन को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो रहेगी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। बहुत बड़ा कंपनी होगा, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो कई सारे लोग लग सकते हैं। छोटा कंपनी होगा तो छोटा टीम से भी हमारा काम चल जाएगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, अगर मैनुअल बेस्ड एग्जीक्यूशन है तो हो सकता है ज्यादा लोग लगेंगे, मैनुअल तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा। वहीं अगर सिस्टम सारे जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रिवन है, तो हमें हो सकता है ऐसे टीम मेंबर्स की जरूरत लगेगी जो आईटी सिस्टम्स में एक्सपर्ट हो, जो आईटी सिस्टम्स को एनालाइज करके डेटा को रिव्यू कर सके, ऑडिट कर सके। तो स्किल सेट आपका वेरी कर जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी और साइज के हिसाब से। एरिया ऑफ द ऑडिट, आप किस सेक्शन को ऑडिट करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी वेरी करेगा। असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आप किस तरह की मटेरियल मिस स्टेटमेंट को फोर्सी कर रहे हैं, राइट, और उससे करस्पॉन्डिंग रिस्क क्या निकल के आ रही है। ये सारी चीजें भी जो है आपके डिडक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की जो फ्रिक्वेंसीज है, उनके जो स्कोप है उसको इम्पैक्ट करता चला जाएगा। ऊपर हमने बात किया था कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसीज का, है ना, तो वो यहाँ पे भी निकल के आ रहा है कि ये जो है
ये भी वेरी करता है कि नए बंदे को आपको ज्यादा हैंड होल्डिंग देने की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते कि उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अगर नहीं है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखिए कोई सीनियर रिसोर्स है जिसका 15-20 साल या 25 साल का एक्सपीरियंस है ऑडिट्स में, तो आपको उसको उतना हैंड होल्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएंगे और आपको वो सब्सटेंशियल सपोर्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये चौथे आइटम की हमने बात की हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान की। तो हमें ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी, अगर आपको ध्यान हो तो ये एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया था। दूसरा, हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हमारा ऑडिट प्लान, जो कि हमने दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया था। तीसरा, हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान, और उसके रीजन जो हमने चेंज किया है ना। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो key decision considered necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team। ये भी हमको ऑडिट स्ट्रेटेजी के इसलिए भी एक खास डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान क्या है। ये एक रिकॉर्ड है प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, और जो हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल इन रिस्पांस टू द असेस्ड रिस्क हमने जो बनाया है। ये जो ऑडिट प्लान है ये सर्व करेगा एज ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस, है ना। स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट को यूज कर सकते हैं, और टेलर भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। किस लिए? टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों का तीसरा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस, वो क्या हो जाएगा, कहां से आ रहे हैं? रिजल्टिंग चेंजेस टू द प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ये एक्सप्लेन करता है कि ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, व्हाई दे वर मेड, एंड इसका फाइनली द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान जो हमने अडॉप्ट किया था फॉर द ऑडिट, ये दोनों चीजों को डॉक्यूमेंट करेगा। यह क्या रिफ्लेक्ट करेगा? इट रिफ्लेक्ट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द significant changes occurring during the audit। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी की, प्लानिंग का ही एक डॉक्यूमेंट है, राइट। रिकॉर्ड करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बात करेगा कौन? आपका ऑडिट प्लान। साथ ही साथ आपके जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको, जिसका इम्पैक्ट आपके ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान के ऊपर हो सकता है, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। ये सर्व करेगा एज ए रिकॉर्ड कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो अडॉप्ट कर लिए गए, कहाँ पे? आपके ओवरऑल स्ट्रेटेजी में और ऑडिट प्लान में। साथ ही साथ जो आपका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था, जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको अकर हो रहे थे, वो भी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट प्रोग्राम की बात करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम में हमने तीन मोटी मोटी चीजें अभी तक देख लिया। हमने देख लिया है आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी, हमने देख लिया है आपका ऑडिट प्लान, हमने देख लिया है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों को बनाते हुए, राइट। और अब ऑडिट प्रोग्राम की बात करेंगे तो हमें क्या बात करनी है यहाँ पे? हमें बात करना पड़ेगा कि भाई बिगर ऑडिट के लिए हमारा एक बड़ा प्रोग्राम ड्रॉन अप करना पड़ेगा, है ना। ऑडिट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड। क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statement of account produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client। बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है। डेफिनेशन से देखते हैं यहाँ पे, डेफिनेशंस में इसमें क्या समझाया गया है। ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर को जो अप्लाई करनी है, कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड अकाउंट्स पे, है ना। किसके लिए? एक गिवन कंपनी के लिए। टू डू व्हाट? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंसेस इन ऑर्डर टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन सच स्टेटमेंट। यही ऑडिट प्रोग्राम का मुख्य मुद्दा है। तो ऑडिट प्रोग्राम में आप चीजें क्या निकल के आ रही हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा कि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन इंक्लूड होगा, है ना, of doing what for the financial statement and accounts of a company, है ना, to obtain a sufficient evidences
है ना, in order to enable the auditor to express an informed opinion on such a statement. यहाँ पे ये keywords आप ध्यान रखिएगा. Audit program is a detailed plan of applying the audit procedure in the given circumstances with instruction for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objective. Audit plan आपका nature timing extent बता देगा what needs to be done. Okay, and audit program जो है आपका वो how it needs to be done checklist उसमें आ जाएगी साथ में आपको और ज्यादा डिटेल्स उसके अंदर फिल कर लेंगे आप वहां पे आपकी सीरीज ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन वहां पे आ जाएगी. अच्छा, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम may not be practicable for all businesses, है ना. सो हर बिजनेस जो है वो नेचर, साइज और कॉम्पोजिशन में अलग होता है. तो एक काम जो एक कंपनी के लिए चल जाएगा वो दूसरे के लिए शायद सुटेबल नहीं होगा. एफिशिएंसी और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वेरी करते हैं. एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सर्विसेज जो रेंडर करनी है बाय द ऑडिटर वो वेरी करेगा फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, है ना. तो ये इतने सारे जो वेरिएशन है तो वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस में नॉट बी प्रैक्टिकेबल. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन द ऑडिट प्रोग्राम ये नेचर ऑफ द वर्क क्या करना है ना, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो. कहाँ पे, एंगेजमेंट का, और एनी स्पेशल मैटर, एनी स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो छूट ना जाए, उनकी प्रॉपरली देखभाल की जा सके. ये हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा. द असिस्टेंट इंगेज should be encouraged to keep an open mind, है ना. To start with हमें क्या करना पड़ेगा, auditor having regard to the nature, size and composition of the business and the dependability of the internal control and the given scope of the work should form a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as a standard program. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है. ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, स्कोप को डिफाइन करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज या फ्रेमवर्क क्या लिया हुआ है उस सबको हम कंसीडर करेंगे. उसके बेसिस पर हम एक मिनिमम प्रोग्राम को डिराइव करेंगे जिसे हम स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोल सकते हैं. जैसे जैसे हम काम को आगे करते जाएंगे हमें आइडिया मिलता जाएगा और इस प्रोग्राम स्टैंडर्ड प्रोग्राम को हम अल्टर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, है ना, ताकि हम एडिशनल सिचुएशन जो हमने इनिशियली छोड़ दिए थे, राइट, उनको हम रिलेवेंट लेते हुए इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है जी. तो यही इसका असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. ये यही कहना चाह रहा है कि आप क्या करो, एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोग्राम फ्रेम कर लो, उसके बेसिस पे आगे बढ़ो और उसको ऐसे कंटिन्यूस इवॉल्विंग रखो. आप उसको छोड़िए मत, जैसे जैसे आपको चीजें मिलती जा रही है आप ऐड करते चले जाइए. साथ ही साथ स्टैंडर्ड मिनिमम प्रोग्राम आपको क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा कि आपका कोई भी एरिया टॉपिक जो है वो छूट नहीं रहा है. सारे एरियाज को आप जो है प्रॉपरली कवर करने की कोशिश कर पा रहे हैं इस चेकलिस्ट के सहायता से या इस ओवरऑल स्टैंडर्ड मिनिमम प्रोग्राम के. चलिए आगे बढ़ते हैं. साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑडिट प्रोग्राम है इसका हमें पीरियडिक रिव्यू करना होगा. क्यों करना होगा, देयर शुड बी पीरियडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू असेस कि हमारी जो एडुकेसी है वो ठीक से कंटिन्यूस टू बी एडुकेट फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शंस. उसको लेके हमें इसको बराबर बीच बीच में रिव्यू करना चाहिए. अगर कोई चेंज हो गया बिजनेस पॉलिसी में क्लाइंट के, है ना, जो कि शुरुआत में हमें पता नहीं थी और बाद में ऑडिट के काम करते समय हमें पता लगा, तो भी हम उसको अपडेट करना पड़ेगा. ऑब्सोलेट प्रोग्राम अगर कुछ हो गया है, नेग्लिजेंस द होल ऑडिट में बी हेल्ड एज ए नेग्लिजेंटली कंडक्टेड एंड द ऑडिटर may have to face the लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. इसीलिए भी हमें बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम को बराबर चेक करते हुए चलना पड़ेगा. कहीं पे जो भी कॉन्टेक्स्ट हमको मिल रहा है उसके इनलाइन हम हमारी चीजों को अलाइन करते हुए चलेंगे, ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट करते हुए चलेंगे, राइट. यूटिलिटी ऑडिट प्रोग्राम का तभी बचेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन कंट्रोल अंडर पीरियडिक रिव्यू, ताकि जो इनएडिक्वेसीज हैं या रिडंडेंसीज हैं प्रोग्राम की उनको हमको दूर कर जा सकेगा. Basic feature audit program not only lists the task to be carried out but also contains a few relevant instruction कि कितना चेक करना है, सैंपलिंग क्या लेना है ना,
जब तक कि ओवरऑल ऑफिशियल प्लान चेंज नहीं हो जाता बाय प्रिंसिपल, एवरी असिस्टेंट डिप्यूटेड ऑन द जॉब शुड अनफॉलोइंगली कैरी आउट द डिटेल्ड वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गवर्निंग टू द वर्क। कई बार हो सकता है कि भाई एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी आ जाती है, तो इसलिए भी क्या है कि पीरियडिकली उसको भी रिव्यू कर सकते हैं कि भाई अप टू डेट कर लें इसको कहीं ना कहीं पे। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए चीजों को देखते हुए तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर पाएंगे, बशर्ते कि वो ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम की रिस्क को मैनेज करते हुए चलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, तो हमें ऊपर भी हमने बात किया था, एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं कि हमें ऑडिट प्रोग्राम को करते समय देखना है कि हमें अपनी स्कोप और लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट के अंदर ही रहना है ना। हमें देखना है कि जो एविडेंसेस हैं रीजनेबली अवेलेबल हैं और जो आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंसेस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। We have to apply only those steps in procedure which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation. चेक एंड बैलेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, मगर हमें वही अप्लाई करने हैं जिनसे हमारा टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। हमें सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को है सोच समझ के कंसिडर करना है ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते समय, और साथ ही साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन द रिलेटेड आइटम। ये आपके 5 जो है मेन यहाँ पे फोकस आपको रखना है। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को आप क्या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, उसे आप ऑडिट एविडेंस कह सकते हैं, राइट। ऑडिट एविडेंस क्या इंक्लूड कर सकता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फील्ड, और ब्रॉड टाइप में डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट हो सकता है, ऑफिशियल एम्प्लॉइज का स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड पार्टी से पूछ सकता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है ऑडिटर, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स को वेरीफाई कर सकता है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, मिनट्स देख सकता है, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय द अदर्स हो सकता है। तो ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं, दिस ऑल विल सर्व एज ए ऑडिट एविडेंसेस, राइट, एंड एज यू हैव सीन दे ऑल बिलोंग्स टू ए वैरायटी ऑफ द फील्ड्स, राइट, डॉक्यूमेंट से लेके सब्सिडरी से लेके एमओएम्स तक। तो यहाँ पे जो है आपको एविडेंसेस को इस तरीके से कर सकते हैं। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम जो है सबसे पहले रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सेटिंग फॉर द प्रोसीजर दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान, अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिटर्न में होना चाहिए। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट्स जो है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो अपना काम को प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल कितना रखना है हमको, जब हमने एक बार उनके अंडरस्टैंडिंग ले लिया अकाउंटिंग सिस्टम का और जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है, so now we can decide whether we have to rely on certain internal controls in determining the nature, timing and extent of the required auditing procedure, or we have to perform our own audit procedure, right? तो ये ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन है, बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट ही विल डिफाइन एंड इलैबोरेट द ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। ठीक है, टाइमिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, किस चीज को, किस ऑडिट प्रोसीजर को कब परफॉर्म करना है, वो भी ऑडिटर नॉर्मली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टिपिकली कि कब किसको करना है। किस केसेस में माइट नॉट हैव द डिस्क्रिप्शन एज टू टाइमिंग, फॉर एग्जांपल जब आपको इन्वेंटरीज लेनी है बाय क्लाइंट पर्सनल और वेरीफाइंग द सिक्योरिटीज एंड कैश बैलेंसेस एट द ईयर एंड, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जो आपका समय है तभी आपको वो काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्लानिंग की जो स्टेजेस हैं, आइडियली कमेंस एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट and along with the related program it should be reconsidered for modification as the audit progresses. So ये जो consideration रहेगी ये हमारी रही ऑडिटर के इंटरनल रिव्यू के बेसिस पे, प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन जो उन्होंने किया था और रिजल्ट ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो रहेंगे उसके बेसिस पे जो है ऑडिटर अपना ऑडिट प्लानिंग
कर सकता है। शुरुआत कहाँ से होगी? रिटन ऑडिट प्रोग्राम से होगी। ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इंस्ट्रक्शन इनटू असिस्टेंट्स रहेगा, रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल रहेगा, टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर रहेगी और फाइनली ऑडिट प्लानिंग तक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं कि असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, क्लियर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन की काम को कैसे करना है। पर्टिकुलरली फॉर द मेजर ऑडिट टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है जो काम करना है ना। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब बहुत ही आसान हो जाता है और साथ ही साथ हमारे रिटर्न और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम मिल जाते हैं कि हम मेंटल प्लान हमारे पास एक रहता है। देयर इज अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया तो डेंजर रहेगा, कुछ छूट सकता है, कुछ मिस कर सकते हैं सर्टेन बुक्स या रिकॉर्ड। यहाँ पे प्रॉपरली अगर डॉक्यूमेंट रहेगा तो ये सिस्टमेटिक थोड़ा सा चीजें हो जाती है। साथ ही साथ जो है असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर प्रोग्राम दे एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी की काम क्या करने वाला है और जो करने वाला है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट बिकॉज इट्स इन राइटिंग। Principal can control the progress of the various audit in hand by examination of the audit program initiated by the assistant deputed to the jobs for the completed work. It also serves as a guide for audits to be carried out in the succeeding year. ये पिछले साल का आइटम उठा के हमने यहाँ पे वापस रख लिया तो उसको हमें तुरंत एक आउटलाइन मिल जाती है कि पिछली बार यही चीजें किया था, इस बार इसको तकलीफ आया था, तो उसके बेसिस पे हम इसको अल्टर कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं। ए प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम जो रहेगा वो एज ए एविडेंस सर्व करेगा हमें क्या, इन इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर। तो उस केस में हम बता सकते हैं कि नहीं भाई हमने तो ये सारी चीजें जो है ड्यू केयर के साथ की हुई है, हमारी रीजनेबल स्किल्स हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है और पूरा प्रोफेशनल जजमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई करते हुए अपने काम को एज ए प्रोफेशनल ऑडिटर परफॉर्म किया हुआ है। तो ये सारे तो हमें बेनिफिट मिल जाते हैं ऑडिट प्रोग्राम के। अब कुछ भाई जो है इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? बहुत ही मैकेनिकल हो सकता है काम, पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना, इन द होल ऑडिट स्कीम। थोड़ा सा रिजिड हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल दिए हुए हैं, राइट। ऑपरेशन ऑफ द कंडक्ट but old program may still be carried out. Changes in staff or under control may render precaution necessary at point different from the originally decided upon. आदमी बदल जाएंगे तो हो सकता है थोड़े से कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाएंगे। Inefficient assistant may take shelter behind the program, defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter is contained therein. कि भाई इसमें तो लिखा ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा। तो कई बार इनएफिशिएंट असिस्टेंट अपने ऑडिट प्रोग्राम को भी ढाल बना लेते हैं। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट एंड इंटरप्राइजिंग असिस्टेंट, उनको थोड़ा सा ये तकलीफ दे सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है। ओवरऑल तो एडवांटेज ही रहते हैं ऑडिट प्रोग्राम के, ये आपको हेल्प ही करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट वर्क जो हमें करना है। ऑडिट क्या है? कॉम्प्लेक्स टास्क है इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। जैसा हमने देखा है कि प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर वुड नेचुरली हैव टू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट एज वेल। तो वो सारी चीजों को लेके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। During the course of his work, auditor is also likely to use the work performed by the other auditors also. तो उस केस में आपको कैसे करना है? तो डेलीगेट जो किया हुआ है ऑडिटर ने उसके असिस्टेंट्स को, ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ही एश्योरेंस लेना है। The auditor should obtain the reasonable assurance that the work performed by other auditors or expert is adequate फॉर इस पर्पज। जैसे 220 में कॉल आउट किया तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का इज टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल। ये ऑडिटर को क्या करेगा? एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कि ऑडिट जो है कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, और ऑडिटर की रिपोर्ट जो है इज इशूड इज एप्रोप्रिएट इन द बिजनेस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ऑडिटर के लिए।
टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ऐसे 320 जो है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट डिमांड करता है, रिक्वायर करता है कि एक ऑडिटर जो है वो कंसीडर करे मटेरियलिटी और इसके रिलेशनशिप को ऑडिट रिस्क से जब भी वो ऑडिट एग्जीक्यूट कर रहा है। जब भी आप ऑडिट को प्लान करते हैं, ऑडिटर को कंसीडर करना होगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उसको मटेरियली मिसस्टेटेड ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बना सकती हैं, तो उन सारी चीजों का मटेरियल चीजें मान सकते हैं। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी जो है स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस हो सकते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, उनकी मदद से ऑडिटर क्या डिसाइड कर सकता है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस आइटम को हमें ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा और कहाँ पे हमें सैम्पलिंग या एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ये हमें ऑडिट प्रोसीजर को सिलेक्ट करने में भी मदद करेगा या उनके कॉम्बिनेशन बनाने में भी मदद करेगा, और हमें ये लगेगा कि कहाँ पे लो डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क रहेगी, है ना। ओवरऑल ऑडिट ओपिनियन जो है वो एक्सेप्टेबली लो डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क पे लेके हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे नोट करना जरूरी है कि ऑडिटर का जो असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्लानिंग, और जैसे जैसे आप ऑडिट करते जाएंगे वहां पे आपकी चीजें जो इवैल्यूएट होती चली जाएंगी और फाइनली ड्यूरिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से उसको आप बदल सकते हैं। चलिए, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। जब भी आप एस्टेब्लिश करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को, तो यहाँ पे ऑडिटर को मटेरियलिटी को जो है ऐसे होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे होल को समझना होगा। जब कभी एक ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाती है एंटिटी की कि अब एक से ज्यादा जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, अकाउंट बैलेंस है या डिस्क्लोजर है कि फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेजर अमाउंट then the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement। उस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, auditor shall determine the materiality level or levels to be applied to those particular class of transaction, account balance or disclosure। कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कई सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो गए जो कि मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट के नीचे है, मगर कई सारे ये देखना पड़ेगा, तो वहां पे ऑडिटर को जो है मटेरियलिटी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए उन पर्टिकुलर केसेस में एक अपना असर्शन उसको बनाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इसको वो कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेंचमार्क यूज कर सकते हैं मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। तो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेंगे वो आप कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप बेंचमार्क को डिसाइड करने जाएंगे कि जो आइटम है ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में आपको देखना पड़ेगा कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के ऊपर आप देख सकते हैं, है ना। फॉर इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजर्स में टेंड टू फोकस ऑन द प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेट एसेट। ये हमारे की फोकस एरिया हो सकते हैं जहां से हम मटेरियलिटी लेके को फोकस कर सकते हैं। नेचर ऑफ द एंटिटी बहुत क्रिटिकल रहेगा, है ना। उसका लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द इंडस्ट्री और एंटिटी जो ऑपरेट करती है उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फाइनेंसिंग स्कीम्स क्या है, ठीक है। तो ये सारा जो चीजें हैं आपको ओवरऑल बेंचमार्किंग एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किस बेसिस पे आप एप्रोप्रिएट बेंचमार्क जो है डिपेंडेंट ऑन द एंटिटी सर्कमस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चूजन बेंचमार्क जो रहेगा आपका रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, तो इन रिलेशन टू द चूजन बेंचमार्क आपको रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा जो रहेगा वो ऑर्डिनरी क्या इंक्लूड करेगा, पिछले पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट इंक्लूड करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड करेगा, पीरियड टू डेट के फाइनेंशियल रिजल्ट इंक्लूड करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन करेगा पिछला और पीरियड टू डेट, बजट रहेंगी, फोरकास्ट रहेंगी फॉर द करंट पीरियड, है ना। और एडजस्टमेंट रहेगा फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। अगर कोई रिलेवेंट चेंजेस ऑफ द कंडीशंस इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ है तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, डिटरमाइनिंग ए परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू ए चूजन बेंचमार्क इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोविजनल जजमेंट, की क्या परसेंटेज हमको रखना है ना। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड द चूजन बेंचमार्क।
such that a percentage applied to profit before tax from continuing operation will normally be higher than a percentage applied to total revenue. तो इस बात को भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। मटेरियलिटी लेबल्स या लेबल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जो अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर जो आप असाइन करेंगे, तो उसमें भी फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें इंडिकेट की जो वन या एक से ज्यादा पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर है, फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेजर अमाउंट देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement जो है वो क्या इंक्लूड करता है, including whether law regulation are the applicable financial reporting framework affect users expectation regarding the measurement or disclosure of certain items, है ना। जैसे कि कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किए गए हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजमेंट है या दोज चार्ज द गवर्नेंस जो है वो की फैक्टर हो सकता है मटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है फार्मा कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कोई एक नया बिजनेस हमने एक्वायर कर लिया है तो उसके बारे में भी जिक्र हमको मटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा और उस चीज को हमें ज्यादा फोकस करना होगा, वही पे इस चीज को लेके आ रहा है। जैसे जैसे आपकी ऑडिट आगे बढ़ेगी आपको हो सकता है मटेरियलिटी के लेवल को रिवाइज करना पड़ जाएगा, है ना। शुरुआत में आपने जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे हो सकता है कि अब उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जिससे भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है या चेंज मिलता है आपके अंडरस्टैंडिंग में एंटिटी को कॉन्टेक्स्ट में, एंटिटी के ऑपरेशन में, एज ए रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वहां पे आप जो है उसको रिविजिट कर सकते हैं। और ऑडिटर ने अगर कंक्लूड कर लिया है कि भाई लोअर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, देन जो इनिशियली डिटरमाइन किया था वो अगर अप्रोप्रिएट है तो हम उसको वैसा रख लेंगे, और अगर लगता है कि नहीं भाई इसको रिवाइज करने की जरूरत है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, तो हम उसको नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंड के अगेंस्ट में हम देखेंगे कि जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है या रिवाइज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको उसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है मटेरियलिटी में, मटेरियलिटी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। अमाउंट ऑफ फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर देयर डिटरमिनेशन, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल हमने क्या लिमिट्स डिसाइड की हुई है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मटेरियल लेवल और लेवल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, अगर कहीं पर कुछ एक्सक्लूजन रखा है कहीं पे स्पेसिफिक्स लेके आए हैं तो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो हमने ऊपर बात किया है, और इन ए बी सी तीनों में से कहीं भी कोई भी रिवीजन अगर हमने किया है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोग्रेशन में तो उस चीज को भी आपको यहाँ पे कवर करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का चैप्टर 2 जो है वो हमारा रिवीजन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा हम फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद यह रहती है कि आपको 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर हम खत्म कर दें, ताकि आपका बहुत ज्यादा समय इन चीजों को रिवाइज करने में ना जाए। और आप क्या कर सकते हैं, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये आप कर सकते हैं कि ये वीडियो चला के आप छोड़ दीजिए, साथ में आप अपना बुक उठा के अपना रिवीजन करते जाइए, तो आपको ये रिकॉल होता रहेगा। जैसे जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको एक मेंटल मैप बनता चला जाएगा जिसके थ्रू आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका हेल्प मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे। कमेंट करके हमें बताइए कि आप अगला कौन सा सीरीज देखना चाहते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले ऐसे ही किसी एक एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।